पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड से आए सभी युवा भारत के ओजस्वी तेजस्वी कार्यकर्ताओं की ओर से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पवन कुमार चामलिंग जी का पतंजलि योगपीठ परिसर में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज जब राजनीति के शुद्धिकरण की बात करते थे तो एक व्यक्ति का विशेष रूप से उदाहरण देते थे, सिक्किम के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पवन कुमार चामलिंग जी का। वहां पर 32 सीटें हैं। ऐसा कई बार हुआ जब इन्होंने 32 की 32 सीटें जीती। पूरे विश्व में 4 बार से लगातार मुख्यमंत्री का कार्यकाल ये पूरा कर चुके हैं और अब 5वीं बार मुख्यमंत्री हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु का रहा है और अब आदरणीय श्री पवन कुमार चामलिंग जी जो एक किसान परिवार से हैं, साधारण परिवार से हैं, विद्यालय की पढ़ाई जिनको बहुत रास नहीं आई, जिनके अंदर सृजनात्मकता बहुत है, जिन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिन्होंने सबसे पहले सिक्किम पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके अंदर कीटनाशक और रासायनिक खादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। पूज्य स्वामी जी महाराज का जो सपना है विषमुक्त खेती हो, पारदर्शी शासन हो, व्यवस्था परिवर्तन हो, पूज्य स्वामी जी महाराज के सारे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आदरणीय श्री पवन कुमार चामलिंग जी लगातार प्रयासरत हैं। और आदरणीय श्री पवन कुमार चामलिंग जी का इससे पहले 2006 अप्रैल में भी आगमन हुआ था। पतंजलि योगपीठ के भव्य उद्घाटन में ये साक्षी बने थे। आदरणीय श्री पवन कुमार चामलिंग जी का अभिनंदन करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं पतंजलि ग्रामोद्योग के महामंत्री आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी से। पूरे भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी से हम प्रार्थना करेंगे सिक्किम के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पवन कुमार चामलिंग जी का अभिनंदन करें और पूरे भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान पंचायत की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सेवा दे रहे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप जी से हमारा निवेदन है संगठन की ओर से आदरणीय श्री पवन कुमार चामलिंग जी का अभिनंदन करें। और भाई मोहन योगी जी हमारे बीच में, श्री रणजीत सिंह बसनेट जी जो अपर सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, वो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका श्री मोहन योगी जी अभिनंदन करेंगे। भाई श्री मोहन जी, श्री अरविंद कुमार जी जो दिल्ली सिक्किम हाउस में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से शॉल के साथ उनका अभिनंदन करेंगे, उनके मानव सेवा के, समाज सेवा के कार्यों को। श्री अरविंद कुमार जी का अभिनंदन भाई मोहन योगी जी, भाई सुधीर जी, बहन बिमला जी का अभिनंदन करेंगे। आइए, हमारे क्रांतिकारियों ने जिस भारत को बनाने का सपना देखा था, योगमय भारत, भारत जिसके 55 से 60 करोड़ युवा हैं, उस युवा शक्ति को जागृत करने के लिए आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में आदरणीय श्री पवन कुमार चामलिंग जी यद्यपि 65 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इनका चेहरा देखकर कोई 65 वर्ष का नहीं कह सकता। ये भी युवा हैं, तो युवाओं की प्रेरणा के लिए आइए चलते हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में। आज से लगभग 10 वर्ष पहले जब पतंजलि योगपीठ बना नहीं था, उस समय आदरणीय चामलिंग साहब कनखल में आए थे, जो अपना मूल आश्रम है। तो फिर मुझसे कहा कि सिक्किम के मुख्यमंत्री जी आए हैं, और उस समय ये श्रद्धा के साथ अपना सहयोग, अपना अनुदान भी लेके आए थे। और आज से 10-12 साल पहले ये पतंजलि योगपीठ के फाउंडर मेंबर बने थे और बहुत श्रद्धा के साथ इस अनुष्ठान से जुड़े रहे हैं। हम भी सिक्किम में गए हैं और आगे सिक्किम में इनका बहुत कुछ करने का मन है।
और बाकी तो ये कहेंगे ही कहेंगे, जैसे भाई राकेश जी ने अभी कहा कि पूरे भारतवर्ष का इकलौता प्रांत है सिक्किम जो अब वैधानिक तौर पर भी ऑर्गेनिक स्टेट होने जा रहा है। वहां पर यदि कोई व्यक्ति फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेगा तो कानूनी रूप में उसको दंड का भागीदार भी होना पड़ेगा। यह भी एक व्यवस्था पहली बार वहां लागू। शुद्ध आहार हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। प्योर फूड, दिस इज अवर फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। लेकिन ये अभी तक हो न पाया था कहीं पर भी, और मुझे लगता है सिक्किम से प्रेरणा ग्रहण करके हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों में भी यह शुद्धता की बयार आएगी और हिंदुस्तान फिर से अपनी पुराने गौरव को प्राप्त करेगा। गो आधारित, पशुधन आधारित खेती करेगा। यह तो एक विषय है। सिक्किम वो प्रांत है जहां के लोग अपने आप को हिंदू कहने में, हिंदुस्तानी कहने में, भारतीय कहने में गौरव की अनुभूति करते हैं। देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। आप सब लोगों की जानकारी के लिए 565 रियासतें हिंदुस्तान में मिल चुकी थी। एक सिक्किम इकलौता ऐसा प्रांत था जो स्वायत्त था, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी अपना अस्तित्व रख सकता था, या वो चीन के साथ भी जा सकता था। लेकिन सिक्किम के लोगों ने, और उस आंदोलन में अग्रणी भूमिका में हमारे पवन चांगलिंग साहब थे, और आज नॉर्थ ईस्ट का इकलौता प्रांत है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं है, कोई नक्सलवाद, कोई आतंकवाद नहीं है, और इतनी दिव्यता के साथ वहां पर काम कर रहे हैं आदरणीय पवन चांगलिंग जी, और उनसे हमारा एक बहुत आत्मीयता का रिश्ता है। बहुत कुछ वहां पर और अच्छा करना चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत कार्य वहां पर हिंदू और हिंदुत्व के लिए, अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, वैदिक संस्कृति के लिए किए। स्वयं संस्कृत की पाठशालाएं खोली हैं। वहां पर 4 धाम खुद बनाए हैं सिक्किम के अंदर, और अब पतंजलि योगपीठ भी वहां सिक्किम में बनाना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय पवन चांगलिंग जी से कहूंगा, वो नेपाली बहुत अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलते हैं, और हिंदी भी उतनी ही अच्छी बोलते हैं। इनको भाषा की भी कोई बाधा नहीं है। तो एक बार पुनः सबके ओर से, क्योंकि पतंजलि योगपीठ का ये भव्य निर्माण होने के बाद वो पहली बार आए हैं, और उनको देख करके जैसे अपने किसी अनुष्ठान को देख करके हृदय में बहुत प्रसन्नता होती है, तो बहुत खुश हैं। एक बार पुनः सबके ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अति पूजनीय स्वामी रामदेव जी की दिव्य चरण में दंडवत करते हुए अपनी बातें रखने के लिए अनुमति चाहता हूं। मैं सिक्किम में स्वामी जी के आशीर्वाद से काम कर रहा हूं। स्वामी जी से मैं अभिप्रेरित हूँ और उनके विचारों का, दर्शन का अनुयायी हूँ। स्वामी जी ने जिस तरह से हमारे देश के उस पुरानी गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए जो महान योगदान दिया है, इसका मैं आंतरिक हृदय से कदर करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे हिंदुस्तान को पहले विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन कालांतर में आज हम ऐसा नहीं हैं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि स्वामी रामदेव बाबा जी के आशीर्वाद से हम फिर उस गौरव को प्राप्त कर सकेंगे। उसी दिशा में बाबा ने एक बहुत पवित्र क्रांति कर रहे हैं कि उस गौरव को हमारे देश को प्राप्त हो और फिर हिंदुस्तान दुनिया का विश्व गुरु बने।
इस महान विचारों से मैं बहुत ही ज़्यादा मैं अभिप्रेत हुआ हूँ। इसलिए मैं एक छोटे से प्रदेश में रहता हूँ, सिक्किम में। छोटी सी प्रदेश है जहाँ की आबादी 6.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम सीमाओं को ध्यान में रखकर देखें तो बहुत ही संवेदनशील राज्य है। एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ भूटान है, तीसरी तरफ नेपाल है। तब भी आज हिंदुस्तान में सबसे शांत सुरक्षित राज्य सिक्किम है। हमारे देश के लोग के मन में हमेशा एक त्रासदी सी रहता है। जब बॉर्डर स्टेट की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत आतंकवादी होंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होंगे, अशांत होंगे, राष्ट्र विरोधी लोग वहाँ होंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन इस विचारों को हमने बदल दिया है। कि आज सिक्किम जैसा एक संवेदनशील बॉर्डर स्टेट भी बहुत शांत है, सुरक्षित हैं और बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। सिक्किम में, हमारे देश में सबसे कम गरीबी है, असाध्य गरीबी नहीं है। 5% BPL लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, सिर्फ 5%। और असाध्य गरीबी नहीं है वहाँ पर। कोई भूखा नहीं सोते हैं, सबका पक्का मकान है। हमारा सिक्किम में ऐसा देश में पहला राज्य है जहाँ सभी का पक्का मकान है और गरीबी मुक्त राज्य बनने वाले हैं। और कुछ ही महीने के बाद में हमारा सिक्किम देश का पहला जैविक राज्य बनेंगे, ऑर्गेनिक स्टेट। और ये सब जो भी वहाँ हो रहा है, ये एक हमारे देश का परंपरा, संस्कृति की तरह हो रहा है। ऑर्गेनिक स्टेट क्या है? ये एक पवित्रता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर फ्री पवित्र राज्य, जैविक राज्य। जब जैविक राज्य बनने के बाद में वहाँ के पानी शुद्ध होंगे, हवा शुद्ध होंगे, अन्न शुद्ध होंगे, और हम लोग और सभी वहाँ के लोग भी शुद्ध खाना खाएंगे। तो निरोगी होंगे, हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और लंबा जी, दवाई में पैसा बर्बाद नहीं होंगे और ज़्यादा आयु भी होगा, ज़्यादा लोग जी पाएंगे, जी रहेंगे। लेकिन ये करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि परंपरा को छोड़ना और नए परंपरा को शुरू करना बहुत मुश्किल होता है। इसको ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं ना लोग, ट्रांजिशन पीरियड। क्योंकि लोग के मन में जब केमिकल फर्टिलाइजर डालने का जब आदत बन जाते हैं तो छोड़ना मुश्किल होता है। तभी हमने कोशिश किया, लोगों को समझाया, और आज सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बन चुके हैं। मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग सिक्किम आइए, सिक्किम देखिए, छोटा प्रदेश है। और अगर मैं सच कहूँ तो सच्ची हिंदुस्तान सिक्किम है, असली हिंदुस्तान सिक्किम है। क्योंकि सिक्किम के लोग चेहरा से थोड़ा भिन्न है, चेहरा से जेनेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, थोड़ा चेहरा से दूसरा लगता है, लेकिन दिल से, दिमाग से, विचारों से हिंदुस्तानी है। और धर्म और आत्मा से भी हिंदुस्तानी है। हर एक गांव में मैंने एक मंदिर बनाई है, हर एक गांव में एक मंदिर। और सिक्किम में एक ही जगह पर 4 धाम है, एक ही जगह पर 4 धाम। और मैंने एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं वहाँ पर।
ऐसा हमारे देश में किसी प्रांत में, किसी प्रदेश में नहीं है, सिर्फ सिक्किम में ही है। हर एक ब्लॉक लेवल में एक संस्कृत विद्यालय है और 3 महाविद्यालय मैंने संस्कृत की बनाई है। वहाँ पर महाविद्यालय संस्कृत, 3 महाविद्यालय, और मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर एक संस्कृत का विश्वविद्यालय भी बने। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सिक्किम हमारा देश का छतरी जैसा है, क्योंकि हमारा देश कन्याकुमारी से लेकर कंचनजंगा तक फैली हुई है। तो कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा हमारे सिक्किम का सबसे ऊंचा हिमालय है। इसलिए मैं मानता हूँ सिक्किम देश का छतरी है और सिर है। इसलिए वहाँ काम होना चाहिए, वहाँ शांति रहना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ वहाँ जितना अच्छे काम देश का काम है वहाँ होना चाहिए। इसलिए मैंने 4 धाम भी बनाया और संस्कृत महाविद्यालय 3 हमने बनाए और विश्वविद्यालय बनाने के लिए मैंने फैसला किया है, वो भी बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने बहुत मेहनत किया है देश के लिए। मैंने देश के लिए कोई कुछ किया है तो मैं इतना ही मानता हूँ कि मैंने देश को भावनात्मक एकीकरण कराया है। सिक्किमी लोगों को देश में भावनात्मक एकीकरण कराया है। सिक्किमी लोगों को देश की संस्कृति, परंपरा और धर्म से मैंने जोड़ने का काम किया है। ये मैं अपना योगदान मानता हूँ देश के लिए। और मैं राजनीति में 1975 से मैं आया हूँ, जब हमारा सिक्किम को हम लोग ने देश में शामिल किया। आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आप लोग सब यंग है, जवान लोग हैं। आप लोग थोड़ा इतिहास को याद करना चाहिए। स्वामी जी ने बता रहे थे कि हमारा हिंदुस्तान बहुत छोटे छोटे राजौटे मिल के बने हैं। 565 छोटे छोटे राजौटे मिल के बने हैं। तो सिक्किम 566वां है। और हमारा हिंदुस्तान आज़ाद होने के 28 साल बाद में सिक्किम देश में शामिल हुआ है। 28 साल बाद में। और ये शामिल हुआ है 26 अप्रैल 1975 में। 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ। और 14 अप्रैल 1975 में जनमत संग्रह हुआ। 14 अप्रैल 1975 में जनमत संग्रह अथवा रेफरेंडम हुआ। हमारे सिक्किम ही ऐसा एक मिसाल है देश में कि रेफरेंडम से सिक्किमी लोगों ने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया। और ऐसा देशभक्ति का बड़ा मिसाल दूसरा नहीं है। खुद एक देश को 14 तारीख अप्रैल 1975 साल में जनता की जनमत से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। और 14 तारीख अप्रैल 1975 में जब जनमत संग्रह का जब काउंटिंग हुआ, गिनती हुआ, तो 98% लोगों ने भारत में शामिल करने के लिए वोट दिया। 2% लोगों ने अपोज किया, अगेंस्ट में वोट दिया। ये 14 अप्रैल 1975 का बात है। ये एक मिसाल है। तो इस तरह से सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। तो उसी आंदोलन में मैं राजनीति में आया और तब से आज तक मैं राजनीति में हूँ और देश के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने अपने अनुभव से मुझे ये ज्ञान हुआ कि राजनीति में अगर जनता की अगर सेवा की विचारों से अगर हम काम करें तो राजनीति बहुत अच्छी है।
राजनीति गंदी मैली नहीं है, बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने अभी 5 बार मैं सीएम का काम कर रहा हूँ, तो बार बार लोगों ने मुझे वापस लेकर आ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बन गए। फिर दूसरी बार आऊंगा ऐसा नहीं सोचा, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार आया, इस बार 5 बार भी आया। क्योंकि जनता जानती है कौन अच्छा काम करते हैं, कौन अच्छा काम नहीं करते हैं, जनता जानती है। इसलिए मुझे 5 बार लेकर आए। तो बहुत इसलिए मुझे जनता ने बार बार वापस सरकार में लेकर आई हैं जनता ने, क्योंकि जनता जानती हैं सिक्किम में बहुत तरक्की हुआ है, सिक्किम बहुत ही खुशहाल है वहाँ पर। आज आप लोग जरूर आके देखें कि एक हिंदुस्तान में भी ऐसा एक राज्य हो सकता है, इस तरह से प्रगति हो सकता है, विकास हो सकता है। हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा कोई राज्य है, आप जब आएंगे आपको लगेगा कि ये स्विट्जरलैंड जैसा है, ऐसा लगेगा, स्विट्जरलैंड जैसा है, हॉलैंड जैसा है, ऐसा लगेगा आपको जब आप लोग आएंगे। तो आप लोग आइए, देखिए, हर कोने जाइए कि आपको अच्छा लगेगा। कम से कम 1 हफ्ता के लिए सिक्किम बहुत अच्छा है आने के लिए, 1 हफ्ता रहने से आपको अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, मैं सिक्किम में स्वामी जी से मैंने प्रार्थना किया है कि मैं सिक्किम में एक पतंजलि योग पीठ का एक ब्रांच वहाँ स्थापित करना चाहता हूँ। और सिक्किम एक पहाड़ी राज्य है, जड़ी बूटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जड़ी बूटी का पौधे बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर आयुर्वेद में भी हम काम कर सकेंगे बहुत। और एक योगपीठ का एक ब्रांच वहाँ पर स्थापित करना चाहता हूँ। और सरकार की तरफ से जितना ज़मीन चाहिए, ज़मीन की मैं बंदोबस्त मैं सरकार की तरफ से करूँगा। तो ये था, वहाँ योगपीठ भी वहाँ बनाएंगे अगर स्वामी जी का आशीर्वाद मिला तो इस तरह से हम सिक्किम में काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा और बात नहीं करना चाहूँगा। आज मैं यहाँ आया हूँ फिर तीसरा बार, यहाँ देखकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है और ज़्यादा सिक्किम की काम करने के लिए एक उत्साह, एक जुनून लेकर मैं वापस जा रहा हूँ, फिर ऊर्जावान बन के जा रहा हूँ। स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं आज और ज़्यादा ऊर्जावान बनाऊँ और ज़्यादा जवान बनाऊँ और वहाँ जाकर और ज़्यादा काम करूँगा। धन्यवाद। सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप लोग जो राम राज्य की कल्पना सुनते थे, तो मुझे लगता है अब ये 5% गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं उनको भी अब ऊपर उठा लेंगे और राम राज्य का साकार रूप जो है वो सिक्किम बनेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आदत बदलना बड़ा कठिन काम है। जैसे आदमी को दारू पीने की आदत हो जाती है ना, ऐसे धरती को भी ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी की आदत पड़ जाती है। तो माने जो असंभव लगने वाले जितने भी हमारे सामने कार्य होते हैं उनको संभव करके दिखाया है और राजनीति में एक आदर्श स्थापित किया पवन चामलिंग जी ने। उसके लिए एक बार पुनः पूरे पतंजलि पीठ की ओर से उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार सभी खड़े होकर के भारत माता के उद्घोष के साथ आदरणीय पवन चामलिंग जी को विदा दें। वंदे वंदे। एक बार वीर ताली के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का दोबारा से अभिनंदन।